हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू। और ये वीडियो एज ऑलवेज बाइलिंगुअल रहेगा। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए रोज़ की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन एजुकेटर ग्रुप इलाहाबाद। सो आगे हम बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम ये आपको एक छोटी सी बात बता दें कि जो ये चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। ब्रेन तक की कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कशन में डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या समझना है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है और वो मिलेंगे हमें कहाँ गया, ये यहाँ पर ब्रेन तक की बात हो चुकी थी हम लोगों की कल। और हम लोग आज बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब भाई साहब देखो, दिमाग तो है, लेकिन उस दिमाग तो बड़ा कमज़ोर होता है। मतलब कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, तुम बहुत शार्प हो, लेकिन वो नाजुक है। कमज़ोर नहीं कहा जा सकता भाई साहब, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा इस दुनिया में, पता नहीं है। जोक सपाट, फिलहाल ये जो हम लोगों का दिमाग होता है ना, ये बहुत ही नाजुक है, तो इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत चाहिए। तो तुम्हारे खोपड़ी पे ज़रा अपने माथे पे एक उंगली से चटकार करके देखो तो खटखट की आवाज़ होती है, तुम्हें सुनाई देगा बिना कान लगाए, क्योंकि कान तो अपने आप माथे के पास तुम ला नहीं सकते, है ना, लेकिन आवाज़ तुम्हें अपने आप महसूस होगी। तो ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ें होंगी हमारे ब्रेन के पास। तो ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड, यहाँ आपको साफ तौर पर लिखा दिखाई दे रहा है कि ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड balloon filled balloon which acts as shock absorber and enclosed in cranium which is known as brain box। समझ में आ रही बात? यानी हमारी जो स्कल है ना, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड बलून क्या काम करता है? तो ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बर का और इनक्लोज्ड का है, सॉरी, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, एंड इट इज़ इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, ये क्रेनियम में भरा हुआ है। क्रेनियम क्या होता है? स्कल को हम कहते हैं, ठीक है, या ब्रेन बॉक्स कह सकते हैं स्कल को, ठीक है, दूसरे अल्फाजों में। अच्छा, ब्रेन है तो ब्रेन ऐसा, ब्रेन के पास है तो क्या स्पाइनल कॉर्ड के पास भी है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, स्पाइनल कॉर्ड भी नाजुक होती है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड भी नाजुक होती है और उसकी भी प्रोटेक्शन होती है भाई साहब। यहाँ पर लिखा हुआ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन अ वर्टेब्रल कॉलम। अंडरस्टैंड? तो वर्टेब्रल कॉलम में प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड की, और ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। और कहाँ होता है? तो भैया स्कल में होता है। स्कल में होता है जिसको हम क्रेनियम बोल सकते हैं, स्कल को, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो भाई साहब हमको एक चीज़ मिलेगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। अब ये कैसे होता है? मान लिया आपके पास, जैसे यहाँ दिया हुआ है, कोई एक इन्फॉर्मेशन आई, मतलब मान लिया आपकी बॉडी से कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज हुई, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचेगी? सबसे पहले वो पहुँचेगी हमारे सीएनएस पे। ठीक है, सीएनएस क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सीएनएस उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे भेजेगा और एक डिसीजन बनाएगा, ठीक है, ब्रेन। ठीक, अब ब्रेन या आपका ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन मेकिंग करता है। तो वहाँ से जब डिसीजन बन गया सीएनएस के थ्रू, फिर सीएनएस क्या करेगा? मोटर नर्व्स के थ्रू उस मैसेज को, उस डिसीजन वाले मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करेगा अपने आगे वाली, यहाँ सॉरी एक मिनट रुक जाइए ज़रा, हाँ, ये वाली जो हमारे पास टू मसल्स, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो नियरेस्ट मोटर नर्व मसल्स होंगी उनको ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद वो जो मसल्स होंगी उनको जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अपनी आप में चेंज करते हुए, मसल्स में चेंज करते हुए, मसल्स
जो है वो शॉर्टन होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड करेंगी, है ना। मान लिया हाथ था, मान लिया यहाँ पर आपने गर्म तावे को छुआ, तो मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत ही जस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, एक डिसीजन बनाया और डिसीजन बना करके नियरेस्ट मसल्स को भेजा, और नियरेस्ट मसल्स ने क्या किया, अपने एक्शंस को दिखाया और एक्शन दिखाते हुए आपके हाथ को हटा दिया। ठीक है, इस तरीके का कुछ इशू होता है। एक बार फिर से देखेंगे, है ना। कुछ यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मतलब हौच पौच हो गया था। हौच पौच तो आप समझते होंगे, है ना, वेरी गुड टैलेंटेड हो, है, बताते नहीं हो किसी को, है। चलिए, इन्फॉर्मेशन आई, गर्म चीज़ आपने टच की, मैसेज पहुंचा तुरंत सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास और सीएनएस के पास मैसेज पहुंचा, सीएनएस ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसके बाद एक डिसीजन बनाया, डिसीजन बनाने के बाद नियरेस्ट मोटर नर्व को वो डिसीजन भेज दिया मैसेज के फॉर्म में, और उसके बाद मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने के बाद मसल्स या तो छोटी हुई, बड़ी हुई, घटी, बढ़ी, और कुछ ना कुछ करके आपके हाथों को उस गर्म तावे से या उस गर्म चीज़ से हटा दिया जो ज़्यादा गर्म थी, जिसे आप ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर बात करें तो मूवमेंट इन प्लांट्स सबसे पहले आता है। अब मूवमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर साफ तौर पर आप सामने देख सकते हैं, मूवमेंट का मतलब प्लांट में ग्रोथ से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनमें मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है, इधर उधर आगे पीछे आड़े टेढ़े तिरछे हो जाते हैं पेड़, बारिश होती है ज़्यादा तो बारिश में पेड़ तिरछे हो जाते हैं। वैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बेहतरीन सा मौसम है फिलहाल। मूवमेंट का मतलब प्लांट में ग्रोथ से होता है। ठीक है, ये अप साइड इन साइड दोनों होती है, मतलब ज़मीन के ऊपर भी ज़मीन के नीचे भी। ठीक है, और दूसरा एक मूवमेंट होता है जो है एक ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक, उनकी भी बात करेंगे। अब दो तरीके के जो मूवमेंट है, पहला एक डिपेंड करता है जो ग्रोथ पर, जो ग्रोथ के द्वारा या ग्रोथ से आइडेंटिफाई होता है, और दूसरा जिनमें ग्रोथ का कोई जिक्र ही नहीं होता मूवमेंट में। इन दोनों की बातें होंगी। ठीक, अब इन दोनों में पहले वाले की अगर हम बात करें, इसकी बात करें अगर, है ना, तो इसकी बात करते समय हमको ये मिलेगा ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है कम वक्त, तो डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि हमने पेड़ को धक्का दिया, पेड़ आगे पीछे हिला, तो वो अपनी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की बात करते, अब यहाँ देखते हैं, इधर इधर जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब हमने अगर पत्ती को टच किया तो पत्ती अपने आप को मतलब सिकोड़ लेती है। पत्ती एक्सपेंड थी, फैली हुई थी, बिल्कुल एकदम आराम से थी, हमने टच किया और जैसे टच किया उसने अपनी पत्तियों को सिकोड़ लिया बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, यही क्या है, क्या इसमें कोई ग्रोथ का मूवमेंट था? नहीं, ग्रोथ की रिस्पेक्ट में कुछ हुआ ही नहीं, पत्तियों ने अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ लिया, सिंपल, बात खत्म। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आया। ठीक, यानी अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है तो वो मूवमेंट होगा, लेकिन कैसा, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। और अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होगा, उसकी लेंथ के या ग्रोथ के रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पेक्ट में होगा, तो मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब ये मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ जो होता है भाई साहब, ये थोड़ा सा कई टाइप्स का होता है, आइए जरा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से कि जो है कई पार्ट्स, जैसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म, सॉरी कहाँ गया, ये है ना, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। तीसरा है आपका कीमोट्रॉपिज्म, या इसको कुछ लोग केमोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और लास्ट है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब ये सारे ट्रॉपिज्म है क्या, हमें नहीं पता। तो फोटोट्रॉपिज्म में आपने देखा ट्रॉपिज्म आया और फोटो आया। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो तभी बनती है जब लाइट आती है,
भाई आपकी छाया कैसे बनती है, शेडो कैसे बनती है, जब सनलाइट होती है तभी बनती है, या अदर लाइट है जो आपके अपोजिट में है उससे शेडो बनती है, ठीक है। तो अब ये जो फोटो बनी, ठीक है, ये फोटो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में ही बनती है, ये आपको पता है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटो नहीं बनेगी, बहुत ही ईजी है। तो यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। लाइट की तरफ, यहाँ मान लिया बल्ब जल रहा है, ये मान लिया बल्ब है, ये देखो बहुत तेजी से जल रहा है आपका बल्ब, है ना। अब ये जो यहाँ पर है, ये देखिए एक बल्ब है और ये जो है जल रहा है, ठीक, मान लिया भाई ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ आपका कोई प्लांट था, ठीक, ऐसे खड़ा था। अब इसने लाइट देखी तो यहाँ से ग्रोथ चालू हो गई इधर की ओर। अब इसमें यहाँ पर लीव्स और ये सब निकलना चालू हो गए, ठीक, ऐसे। अब ये वाला जो ग्रोथ हुआ जो इधर की ओर हुआ, ये ग्रोथ क्या कहलाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। जो ग्रोथ लाइट की तरफ हो वह फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म में हमेशा मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ का जो मूवमेंट होगा वो जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से है, ग्रेविटेशन से है, ठीक है। अच्छा, अब कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो कीमोट्रॉपिज्म मतलब देखिए कुछ लोग इसको केमोट्रॉपिज्म क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक, टुवर्ड्स अव्यूल, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, तो पानी की तरफ बढ़ना है या लिक्विड की तरफ बढ़ना, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म में आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देखा। अब आप ये सारे जो आपने अभी यहाँ पर देखे ना, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, हाँ, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ से। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरनमेंट। समझ में आ रही बात, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो मदद करें कोऑर्डिनेट करने में, किस चीज़ में, तो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और अदर रिस्पॉन्सेस में, अदर रिस्पॉन्सेस स्पेशली विद एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अब ये होते कौन कौन से हैं, तो आइए ज़रा कुछ मेन जो हार्मोन्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। पहला हार्मोन आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्सिन, ये देखो ऑक्सिन क्या होता है, तो सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, यानी जड़ों के नुकीले वाले हिस्से पर, यानी जड़ों के उच्चतम शिखर, जड़ों के उच्चतम शिखर है, याद रखिएगा। पेड़ के ऊपर नहीं पाया जाता कि पत्तियों के नुकीले हिस्से पर, ना, जड़ों के शूट टिप पर है, ठीक है, वहां पर, या निम्नतम कह सकते हैं, पेड़ की निम्नतम शिखर पर, ठीक। शिखर तो नहीं कहा जाएगा, वैसे कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक, तो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर ये पाया जाता है या सिंथेसाइज होता है, इसका संश्लेषण होता है। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है। काम होता है हेल्प्स इन ग्रोथ, भाई साहब लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, कौन, ऑक्सिन। और फोटोट्रोपिज्म, अब जब लंबाई बढ़ेगी भैया तो क्या ये फोटोट्रोपिज्म भी तो कर सकता है ना, तो ऑफकोर्स करता है। लाइट देखेगा तो जहाँ से लाइट आ रही वहीं मूवमेंट दे देगा, ठीक है, ग्रोथ वहीं करवा देगा जहाँ से लाइट आ रही है, अंडरस्टैंड। आगे की बात करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट जिब्रेलिन, सॉरी, जिब्रेलिन। अब ये जिब्रेलिन क्या करता है, तो जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। जो तना है ना, भाई पेड़ होता है ऐसे, ठीक, तो ऊपर बहुत ढेर सारी पत्तियाँ, पेड़ पौधे, ब्रांचेस होती हैं पौधों में, सॉरी पेड़ों में। लेकिन ये वाला जो ट्रंक का हिस्सा है, क्योंकि नीचे तो जड़ें हो जाती हैं, है ना। अब ये नीचे के नहीं, केवल इतना हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये
इसकी लंबाई कौन बढ़ाता है? तो इसकी लंबाई बढ़ाता है हमारा प्यारा प्यारा जिब्रेलिन। कौन? जिब्रेलिन। कौन? जिब्रेलिन। अब याद रख लेना, जेब्रा है, जेब्रा को पत्ती पसंद है, तो क्या जेब्रा पत्ती खा लेगा? बिल्कुल खा लेगा, लेकिन बचेगा क्या? तो जड़, वो स्टेम बचेगा ना, पेड़ का स्टेम बच जाएगा। अब स्टेम बचा तो यानी कि हम समझ जाएंगे, जे फॉर जेब्रा, जे फॉर जेब्रेलिन, जेब्रेलिन स्टेम की लंबाई बढ़ाता है। काम खत्म, आगे बढ़े। अब है साइटोकाइनिन्स। अब साइटोकाइनिन्स क्या करता है? प्रमोट्स सेल डिवीजन। पौधों में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। लगातार सेल डिवीजन जो होता रहता है पौधों की ग्रोथ के लिए, या पौधों में बीज बनाने के लिए, या पौधों में फलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो सेल डिवीजन है ना, उसके, या फूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है सेल डिवीजन, उसको जो है साइटोकाइनिन जो है बनाता है, क्रिएट करता है। अच्छा, एब्सिसिक एसिडिक। अब एब्सिसिक एसिड जो हमारा होता है इनहिबिट्स ग्रोथ एंड कॉज राइटिंग, सॉरी कॉज विटिंग ऑफ द लीव्स, और इसको सबसे मेन नाम से जाना जाता है स्ट्रेस हार्मोन। ये यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है प्लांट्स में? स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? तो इट कॉजेज, या इट कॉज विटिंग ऑफ क्या बोलते हैं, लीव्स, और ये क्या बोलते हैं इसको, इनहिबिट्स द ग्रोथ। ठीक है, आगे की बात करते हैं अब एनिमल, यानी हम लोगों में या जानवरों में बेसिकली, है ना, हॉर्मोन्स कौन कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए आपको सीधी सीधी बात बताई गई है। हॉर्मोन्स, these are the chemical messengers secretes in very small amounts by specialized tissue। और उन स्पेशलाइज्ड टिश्यू को क्या कहता है भाई साहब? यहाँ दिया डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में, एक बार अगर नहीं समझ में तो फिर से समझ लीजिए। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में निकलते हैं, बाई स्पेशलाइज टिश्यू, स्पेशलाइज टिश्यू के द्वारा। अब स्पेशलाइज टिश्यू कौन, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। अब बात करते हैं आगे, इसमें दिया है दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज। ये जहाँ से निकलते हैं, ये जहाँ से भी निकलते हैं और जहाँ के लिए निकलते हैं, हमेशा वही टारगेट हिट करते हैं। ये मतलब दिशा भ्रामक नहीं होते कि यहाँ से निकले और पड़ोसी के यहाँ चले गए ना। इनको जाना अगर 4 किलोमीटर दूर एक फाउंटेन पार्क है, तो वहाँ अगर जाना है तो वो ये वहीं जाएंगे, यहाँ से घर से निकलेंगे और फाउंटेन पार्क जाएंगे। ये नहीं कि और मैं क्या हालचाल भाई साहब, जाके पड़ोसी के यहाँ बैठे, या दोस्त व्यवहारी मिल गया तो उसी बताए ना। ये हमेशा टारगेट हिट करते हैं। ठीक है, अच्छा जहाँ से निकले वहाँ से टारगेट हिट किया। अब बात करते हैं यहाँ, एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स। उन्हें ही हम कहते हैं हार्मोन्स। समझ में आएगा? एक बार फिर से समझ लीजिए कि हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी गई है। क्या है डेफिनेशन, आप फिर से एक बार पढ़ें। ठीक है, ये देखिए, पेन एक्चुअली है नहीं मेरे पास, थोड़ा सा इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसा एंडोक्राइन, या सिंपली यही कह सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स एंड दोज आर नोन एज हार्मोन्स। सिंपल, वो सभी क्या किस नाम से जाने जाते हैं? हार्मोन्स के नाम से। ठीक, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ नीचे आपको एक फिगर देखने को मिल रहा है। ठीक, फिलहाल ये फिगर आपको कुछ इस तरीके से, इतना जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो है हाइपोथैलेमस के बारे में आपको हमने, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने ब्रेन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी गई। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ये हमारे गले में होती है। ठीक, और कहाँ होती है? ये ट्रकिया के पास होती है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अनक्लियर फिगर है, क्योंकि ये स्कैन कॉपी है इंस्टीट्यूट की, जिसकी वजह से ऐसा है। आपको इस एक मैं क्लियर इमेज दिला दूंगा जब हम लोगों की वो डिस्कशन क्लास होगी इस चैप्टर की कल, तब हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज। यहाँ से एड्रिनल और यहाँ से पेनक्रियाज
ग्लैंड निकलती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, पैनक्रियास रिलीज होते हैं, अरे जो भी है मुझे, है ना, मैं मतलब मेरी शब्दों को आप समझिए, भावनाओं को नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं, है ना, कहाँ गया पेन, ये जो फिगर यहाँ पर आपको ओवरी दिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक फीमेल बॉडी है, ठीक। लेकिन मेल बॉडी में यहीं पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ओवरी यहाँ और यहाँ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर, ठीक है, जो दो डॉट लगे हैं आप फिर से देख लीजिए, ये और ये, ठीक, ये दोनों डॉट्स पर ओवरी है, ठीक। ये फीमेल्स में होता है, ये केवल हमेशा और हमेशा फीमेल में होगा, है ना। लेकिन मेल्स में क्या होता है, ये इंटरनल होता है फीमेल में, ठीक है, इंटरनल यानी इनसाइड द बॉडी, ठीक। लेकिन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में ये जो टेस्टीज हैं, ये टेस्टीज हमेशा बाहर होते हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनका वर्क फंक्शन होता है, ठीक। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ हार्मोन दिए हैं, कहाँ से निकलते हैं, ठीक, ये भी दिया हुआ है, और कहाँ तक जाते हैं यह भी दिया हुआ है, या मेनली कहाँ तक जाते हैं ये नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये दिया है कि वो होते कहाँ हैं, ठीक है, किस ग्लैंड से निकलते हैं ये दिया है, और वो ग्लैंड कहाँ पाई जाती है ये दिया है, और उनका फंक्शन क्या होता है। जैसे थायरॉक्सिन है, हम सब में बहुत ही बेहतरीन सा एक है, प्यारा सा छोटा सा थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से पहली बात निकलता है। कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और गले के पास ये थ्रॉट रीजन में पाया जाता है, ठीक। इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स, अंडरस्टैंड। ये रेगुलेशन करता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का। उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन इसको हम HGH के नाम से भी जानते हैं। HGH का मतलब हो जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये कहाँ होती है, आपको बताया गया हमारे माथे या हमारे फोरहेड के ठीक बीचों बीच में जो हिस्सा होता है, भौहों के बीच का हिस्सा, इसके अंदर का जो दिमाग होता है उस बिल्कुल उसी के पास होता है। बिल्कुल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखा हुआ, जब ह्यूमन ब्रेन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वक्त आपको थोड़ा सा बताया हुआ है वहाँ पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, और आपको उसी वक्त हमने बताया था कि HGH यहीं से निकलने वाला होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, मिड ब्रेन के पास, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक। अब बात करते हैं एड्रेनल। अब ये क्या होता है भाई, ये भी एक तरीके का हार्मोन है, ठीक है, सॉरी। एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, तो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक। और एड्रेनल ग्लैंड से निकलता तो है, लेकिन एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, अबव बोथ किडनीज, दोनों किडनियों के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है, और उस एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रेगुलेशन और इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, यहाँ हीट लिखा है गलत है, ये हीट नहीं, हीट सॉरी बीट होना चाहिए, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कभी कभी ये बढ़ जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, आपने सांप को देख लिया, अचानक आप लेटे थे, सो रहे थे, और आपके चेस्ट पर ऊपर एक नागिन आकर के बैठ जाए, पिक्चर वाला सीन, आपके हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एड्रिनल ग्लैंड। क्यों, क्योंकि वो रिलीज करने लगेगी एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, और आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सेक्स हार्मोन की। तो सेक्स हार्मोन दो तरीके के होते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। तो मेल और फीमेल का जो इशू है, वो कहते हैं भाई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, नेचर नहीं कर रखा, तो हम क्या करें भाई, हैं फिलहाल यहाँ हम डिफरेंस की बात करें केवल हार्मोन के बेसिस, बाकी डिफरेंस हम नहीं कह रहे हैं। मैं बहुत सीधा इंसान, मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, मैंने कुछ नहीं कहा, है ना, सच मैंने कभी बोला नहीं, झूठ मैंने कहता नहीं, आगे आप जानते ही हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स में पाया जाता है, ठीक, लेकिन रिलीज़ कहाँ से होता है, तो ये टेस्टिस से रिलीज़ होता है,
ठीक है। टेस्टिस से रिलीज होने के बाद, अब ये टेस्टिस कहाँ होती है, तो लोअर एब्डोमेन एरिया में होती हैं, और मेल्स में ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है। ये बात आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताई गई इसी वीडियो में। अब इनका काम क्या होता है, चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, ठीक। एंड एक बात मैंने आपको ये तो कॉमन लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरॉन की, तो इसका जो मतलब टेस्टिस के थ्रू तो रिलीज होता ही है, बेसिकली दाढ़ी मूछ के लिए भी कहीं न कहीं यही एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आवाज़ भारी है तो उसके लिए भी ये एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। ये प्यूबर्टी का बेसिकली सिम्टम रिलीज आउट करता है ये बॉडी में, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में पाया जाता है, ओवरी से निकलता है, ओवरी इनसाइड द बॉडी होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो लोअर एब्डोमेन एरिया में होता है। सॉरी। उसके बाद ये भी क्या करता है, ये भी प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी के सिम्टम्स को शो करता है, ठीक है। यानी कि जो प्यूबर्टी है, ये कि प्यूबर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, शायद कुछ भी कहते हैं, तो कुछ तो कहते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक। तो मुझे जब याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अगर बीच में याद आएगा तो अभी बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब डिस्कशन क्लास होगी सैटरडे को उसकी, तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्यूबर्टी में क्या होता है, चेंज बहुत सारे चेंज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टिटीज़ होता है, या जो फिजिकल चेंज होता है, शेप फिजिकल चेंज होता है, बॉडी चेंज होता है ना, या आवाज़ का मोटा या पतला होना होता है, ये सारा जो है हमारे सेक्स हार्मोन से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं पाँचवें की। पाँचवा है इंसुलिन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट। इंसुलिन हमारे कहाँ होता है, पैनक्रियाज में होता है, बिलो स्टमक, पेट के नीचे होता है ना। और उसके बाद काम क्या होता है, रिड्यूस एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। समझ में आ रही बात। इंसुलिन याद रखिएगा, शुगर के पेशेंट को दिया जाता है जो इंजेक्शन, वो इंजेक्शन भी इंसुलिन ही होता है, ठीक। अब ये कहाँ से रिलीज़ होता है, पैनक्रियाज। जिनका पैनक्रियाज गड़बड़ हो जाता है उनको शुगर की बीमारी होती है। एक्चुअली बीमारी नहीं है, इट इज़ द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ द हार्मोन है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये या तो इंसुलिन बढ़ जाने की वजह से हो जाते हैं और लोग कहते हैं शुगर बढ़ गया है और हम शुगर के पेशेंट हो गए हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ठीक। वो पेशेंट नहीं है, वो मरीज़ नहीं है, वो बस केवल एक जो है ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर गड़बड़ हो गया है, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, ऐसा इसी वजह से होता है। और लो हो गया तो लोग कहते हैं भाई साहब देखो हमारा शुगर लो हो गया। तो एक्चुअली शुगर रोग नहीं है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर भी नहीं कह सकते, एक इम्बैलेंस है। किसका, तो वो यहाँ पर आपको दिया गया है इंसुलिन का। इंसुलिन कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से होता है, बिलो स्टमक होता है, बिलो स्टमक पैनक्रियाज सेटअप होता है ना। और ये क्या करता है, ये आपने देखा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब सॉरी रेगुलेट करता है, रिड्यूस, अगर ज़्यादा है तो कम कर देता है, कम है तो ज़्यादा कर देता है। अब बात करते हैं आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी। क्यों, काहे भैया आयोडाइज सॉल्ट का ज़रूरी है, तो याद रखिएगा उसका कारण है बिकॉज आयोडीन मिनरल इज इसेंशियल पार्ट ऑफ थायरिन hormone which is secreted by thyroid gland. So it is important that we must consume iodized salt in turn, ठीक। it is essential for thyroid gland as it controls the carbohydrate, proteins and fat metabolism for best balance of growth. Deficiency of iodine might cause disease called goiter. Understand भाई, देखो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। ये थायराइड ग्लैंड को जा कर के सीधा असर करता है, या थायराइड को जो है कंट्रोल करता है, कंज्यूम करता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको जो है स्पेसिफिकली कहाँ, तो थायराइड ग्लैंड का, उसमें जो है असर करता है, जिसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म है ना, इनका जो है इनको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इससे होने वाले रोग को हम ग्वाइटर या घेंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्वाइटर के बाद यहाँ, हाँ, ये एक छोटी सी चीज़ की कॉज, भाई साहब क्या, तो कॉज के मतलब है इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ
insulin hormone secreted by pancreas that is responsible to lower or control the blood sugar। तो ये आपने समझा, ये उस चीज़ के लिए, क्योंकि बीच में शायद कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी नहीं है ना, तो ये आपका जो है शुगर के लिए बताया गया है, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हो गया, पेन ना होने की वजह से ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आती, क्योंकि एक्चुअली हमारा पेन जो था वो किसी बच्चे ने गायब कर दिया है, और अफसोस की बात, मैंने अभी तक पेन ऑर्डर नहीं किया है, ठीक है। शुगर से रिलेटेड कोई जो समस्या है, उस समस्या का कारण क्या है, कॉज के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स। अंडरस्टैंड, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पेशेंट हैव इनरली administer injections of insulin hormone which helps इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। बहुत इजी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और वो सीधे उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि जा करके उनके ब्लड शुगर को या ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हमारी जो फीडबैक मैकेनिज़्म होता है हमारे अंदर, वो क्या होता है या इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज़्म की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो फीडबैक मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो मेक श्योर दैट हार्मोन्स शुड बी सेक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज at a right time which is regulated by feedback mechanism, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई कि जैसे फीडबैक मैकेनिज़्म में हमारी जो हार्मोनल सेक्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें ही आती हैं, क्योंकि हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत लो अमाउंट में या बहुत ही प्रिसाइजली सेक्रेट किए जाते हैं ऑर्गन्स के थ्रू, ग्लैंड्स के थ्रू, डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू। तो ये जो चीज़ें हैं, यही फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तभी ये जो है रिलीज़ होगा, ठीक है। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ स्टेज पर है, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए है, वहाँ रिलीज़ होगा। प्यूबर्टी स्टेज है, वहाँ रिलीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ और देखते हैं, जो छोटी सी चीज़ दी गई है, स्विच ऑफ फीडबैक सेंस का जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है शुगर के लिए। तो शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, बढ़ गया भाई साहब, ठीक। उसके बाद क्या होता है, डिटेक्ट बाय सेल ऑफ पैनक्रियास सेल्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। सिंथेसाइज इंसुलिन निकलता है, निकलता है, और उसके बाद क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, और फिर ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता है जब इंसुलिन निकलना शुरू होता है, ठीक है। जैसे ब्लड शुगर आपका बढ़ता है, सबका कम होता है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि कुछ का जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया या बहुत ज़्यादा अमाउंट में घट गया, ठीक है, तब यहाँ दिक्कतें, बाहर सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, लास्ट में दिया है, जो लास्ट लाइन है, एक मिनट पेन ये, स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन, यानी जब हमारे पास ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है, तब पैनक्रियाज हमारे बॉडी के जो ये क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होने के बाद जो है पैनक्रियाज सेक्रेशन बंद कर देता है इंसुलिन का। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिलहाल अभी यहाँ और चीज़ें नहीं है ना, इतनी ही चीज़ें थी जो हम लोगों को समझनी थी, और हम लोगों ने लगभग समझ ली हैं। और अगर कोई चीज़ है, कोई इश्यूज़ हैं आपके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप हमें बता सकते हैं। और इस चैप्टर को फ़िलहाल आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वी विल मीट फॉर फर्दर चैप्टर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू, सी यू, बाय, टेक केयर।